आशुतोष जी, आपसे मुझे कुछ पर्सनल काम था। क्या मैं आपसे अकेले में कुछ बात कर सकता हूँ? आशुतोष की केबिन में बैठे राजेश शर्मा ने आशुतोष से कहा। हॉस्पिटल में 2 दिन बिताने के बाद मिस्टर राजेश शर्मा आज ऑफिस पहुंचे थे। आरोही और उसकी मॉम दोनों घर पर थे और मिसेस ममता शर्मा बेड रेस्ट पर थी। आशुतोष वैसे तो अपने एम्प्लॉय से कम ही बात करता था, लेकिन राजेश जी सबसे पुराने लोगों में से थे जिन्होंने आशुतोष के पिता के साथ इस कंपनी में काफी काम किया था। वो मार्केटिंग और फाइनेंस डिपार्टमेंट संभालते थे और सबसे सीनियर एम्प्लॉयज में से थे। इसी वजह से वो उन्हें सर कहकर नहीं बुलाते थे। राजेश शर्मा आशुतोष के बड़े भाई को भी नाम से बुलाया करते थे। यस मिस्टर शर्मा, बताइए क्या बात है? आशुतोष की बात सुनकर रूबी केबिन से बाहर चली गई, लेकिन समीर वहीं रुका रहा। वो हमेशा आशुतोष के साथ रहता था। रूबी के बाहर जाने के बाद राजेश शर्मा ने आशुतोष की तरफ देखा और फिर उन्होंने अपनी बात कहना शुरू किया। मुझे अपनी वाइफ के ऑपरेशन के लिए कुछ रुपयों की जरूरत है। अगर पॉसिबल हो तो। बैंक प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा और ऑपरेशन अर्जेंट है। मैं जल्दी लौटा दूंगा, मिस्टर शर्मा ने आशुतोष से कहा। आशुतोष मिसेस शर्मा के हॉस्पिटलाइज होने की बात पहले से जानता था। उसने रवि को हॉस्पिटल भी भेज दिया था उन्हें देखने के लिए। उसने कहा, आप मेरे पिता के खास एम्प्लॉयज में से हैं। आपको पूछने की जरूरत नहीं है कुछ भी। जो भी सहायता मैं कर सकता हूँ मैं जरूर करूंगा। लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि मिसेस शर्मा को हुआ क्या है? इतना कहने के साथ ही उसने अपनी चेकबुक को निकाल लिया था। उसने चेक साइन करके उनकी तरफ बढ़ा दिया, जिसमें कोई अमाउंट नहीं लिखा था। इसका साफ मतलब था जितना भी अमाउंट वो चाहते थे वो खुद उस पर फिल कर सकते थे। आशुतोष उन पर पूरा भरोसा करता था। राजेश शर्मा ने वो चेक ले लिया और फिर आशुतोष को वो बात बताई जो आरोही से छुपा रहे थे। आशुतोष जी, रवि भी हॉस्पिटल आया था हाल जानने। उसे भेजने के लिए शुक्रिया। उसने काफी मदद भी की थी, लेकिन वो बात मैं उसे भी नहीं बता सका। इतना कहकर राजेश शर्मा कुछ देर के लिए चुप हो गए, फिर बोले, डॉक्टर ने प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद कुछ टेस्ट सजेस्ट किए थे। टेस्ट से पता चला कि उन्हें ब्लड कैंसर है, 3rd स्टेज। इतना कहकर वो चुप हो गए। आप फिक्र ना करें, इस मुश्किल वक्त में हम सब आपके साथ हैं, समीर ने हिम्मत देते हुए कहा और पानी का ग्लास उठाकर राजेश की तरफ बढ़ा दिया। उन्होंने पानी पिया और फिर रिलैक्स हुए तो आशुतोष ने कहा, मगर ये सब अचानक कैसे? डॉक्टर का यही कहना है कि कई बार ये सब सिम्टम्स अचानक से दिखते हैं। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा आखिर ये सब कैसे हो गया। राजेश जी फिर से भावुक होने लगे थे, लेकिन समीर जानता था उन्हें इस वक्त संभालना बहुत जरूरी है। आशुतोष ने भी उन्हें काफी हिम्मत दी थी और समझाया भी। राजेश शर्मा जानते थे आशुतोष कितना दरिया दिल है अपने एम्प्लॉयज के लिए। वो ही नहीं बल्कि पूरे ऑफिस स्टाफ को ये बात पता थी। उन्होंने वो चेक लिया और थैंक यू कहकर वहां से चले गए बैंक की तरफ। दूसरी तरफ आरोही और शनाया साथ में बैठे बातें कर रहे थे। आरोही की मॉम अपने रूम में रेस्ट कर रही थी और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। यार आरोही, आगे का कुछ सोचा है क्या? कॉलेज तो खत्म हो गया है, अब क्या? मेरे पापा को तो लगता है जैसे वेट ही कर रहे थे कब पढ़ाई खत्म हो और कब मेरी शादी करा दे। शनाया ने जिस अंदाज में आंखें घुमाते हुए कहा, उसे देखकर आरोही की हंसी छूट गई। उसने हंसते हुए कहा, तू कौन सा अभी से शादी करने वाली है? मुझे तेरा पता है अच्छे से। कुछ ना कुछ प्लानिंग अभी भी कर रही है तू। यार प्लान तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर बंदा हैंडसम हो ना तो मैं नहीं सोचूंगी। याद है ना वो मॉल वाला जिसके साथ उस दिन? इससे पहले कि शनाया अपनी बात पूरी कर पाती, आरोही एकदम से उठकर खड़ी हो गई। शनाया ने सोचा भी नहीं था कि आरोही उस बात से इतनी खफा होगी अभी तक। उस दिन आरोही के पिता का हॉस्पिटल से जब कॉल आया था, हालांकि शनाया को वो मॉल वाली बात मामूली सी लगी थी। उसे लगा था आरोही सब कुछ भूल चुकी होगी। अच्छा बाबा सॉरी, मुझे क्या पता था तू अब तक उस बात को लेकर बैठी है, इतनी टेंस्ड है, शनाया ने मूड को हल्का करते हुए कहा। वैसे बात भी मामूली ही थी। उस दिन मॉल में भीड़ थी आम दिनों से ज्यादा। आरोही और शनाया मूवी टिकट्स लेकर बस अंदर जाने ही वाली थी कि तभी उसके पिता का कॉल आ गया। वो दोनों लगभग भागते हुए मॉल से बाहर आने लगी थी
और भागते हुए आरोही सामने से आ रहे हैंडसम नौजवान से टकरा गई थी, जिसका नाम था आशुतोष मित्तल। आरोही उसे टकराकर गिर गई और आशुतोष उसके ऊपर गिर गया था। वो कुछ देर यूं ही उसे देखता रहा और फिर वो अचानक उठा और इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, आरोही गुस्से में या यूं कहे कि घबराहट में बिना सोचे एक जोरदार थप्पड़ आशुतोष को मार देती है। पूरे मॉल में जैसे कुछ सेकंड्स के लिए सब कुछ शांत हो गया था। बस उस तमाचे की गूंज ही सुनाई दे रही थी। सभी लोग उस वक्त बस आशुतोष को देख रहे थे। ये उसके लिए एक बहुत खराब मोमेंट था और बचपन से आज तक उस पर कभी किसी ने हाथ नहीं उठाया था। ऐसे भीड़ में सबके सामने ये सब होना उसकी सहन शक्ति से बाहर था। स्थिति को समझते हुए समीर ने उस वक्त बीच बचाव किया था और यहीं पर कुछ देर के लिए शनाया और समीर की नजरें मिली थी। शनाया अपनी फ्रेंड आरोही को संभालने में लगी हुई थी और समीर आशुतोष के गुस्से को जानता था। और तभी आशुतोष ने पलटकर मारने के लिए अपना हाथ उठा लिया, लेकिन हवा में रोक लिया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। समीर भी ये बात जानता था कि आशुतोष इस तरह किसी लड़की पर हाथ नहीं उठाएगा, लेकिन उसकी गुस्से से जलती आंखों को देखकर समीर भी सहम गया था। और आरोही, वो तो बस उसकी आंखों में घूरे जा रही थी, जैसे उसे किसी बात का खौफ नहीं था। उसे उस वक्त लगा कि उसका हॉस्पिटल जाना सबसे ज्यादा जरूरी है। उस आदमी की वजह से वो लेट हो जाएगी। समीर और शनाया ने मौके को देखते हुए सब संभाला था और दोनों को खींचकर एक दूसरे से विपरीत लेकर गए थे। शनाया को लगा कि ये मामूली सी बात आरोही अब तक भूल चुकी होगी और समीर का जिक्र उसने यूं ही मजाक में कर दिया था। वो दोनों तो जानती तक नहीं थी कि वो लड़का आरोही के डैड का बॉस है, मशहूर बिजनेसमैन और मित्तल इंडस्ट्रीज का मालिक आशुतोष मित्तल। आशुतोष अपने केबिन में बैठकर आने वाले प्रोजेक्ट्स पर समीर के साथ डिस्कशन कर रहा था। मेरे ख्याल से कैंपेन के लिए ये मॉडल सही रहेगी, समीर ने एक मॉडल की फोटो उठाते हुए कहा, जो दिखने में यामी गौतम की तरह थी। आशुतोष ने भी एक नजर उसकी तरफ देखा और कहा। उसे समीर के फैसले और बिजनेस की समझ पर कोई शक नहीं था। उनकी कंपनी ने हाल ही में एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ टाई अप किया था अपने अगले कॉस्मेटिक रेंज की लॉन्चिंग के लिए। वो दोनों कमर्शियल एड्स को लेकर डिस्कस कर रहे थे। समीर के डैड आशुतोष के डैड के ड्राइवर थे। आशुतोष और समीर बचपन से साथ थे और समीर भी उसके साथ ही पढ़ता था, क्योंकि उसके डैड ने समीर की पढ़ाई का पूरा जिम्मा उठा लिया था। समीर ने एक नजर आशुतोष की तरफ देखा, जो कहीं खोया हुआ सा था और जैसा कि वो पिछले 2 दिनों से था। समीर समझ चुका था कि आशु जब तक उस मॉल वाली लड़की को ढूंढ नहीं लेगा तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। लेकिन उसे चिंता इस बात की थी, अगर उसने उसे ढूंढ लिया तो फिर आगे क्या। तभी रवि केबिन डोर को नॉक करता है और अंदर आ जाता है। सर, उस लड़की का पता चल गया है। इतना कहकर रवि खामोश खड़ा हो जाता है। रवि आशुतोष की सिक्योरिटी को हैंडल करने के साथ ही आशुतोष के लिए वो सब काम करता था जो कानून के दायरे से बाहर हो। उसके लिए आशुतोष की सुरक्षा सर्वोपरि थी। आशुतोष और समीर कुछ देर तक ऐसे ही रवि की तरफ देखते रहते हैं। फिर आशुतोष चुप्पी तोड़ते हुए कहता है, और रवि उसके इशारे को समझते हुए कहता है, सर, वो लड़की हमारे मार्केटिंग मैनेजर राजेश शर्मा जी की बेटी है। समीर ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये क्या है, क्या ये सब सच है? रवि ने उन दोनों को बताया कि कल जब आशुतोष ने रवि को हॉस्पिटल भेजा था राजेश शर्मा की वाइफ की तबीयत देखने, तब वहां उसे आरोही दिखी थी। रवि उस वक्त हॉस्पिटल के गेट पर था जब उसे आरोही हॉस्पिटल से बाहर आती हुई दिखाई दी। उसकी पहचान ढूंढने में रवि को थोड़ा वक्त लग गया, क्योंकि उसे ढूंढने का एकमात्र तरीका उसकी फोटो था और आरोही की फोटो ढूंढने के लिए उसने मॉल के सारे कैमरास देख लिए थे, जिससे वो उसकी पहचान कर सके। रवि चाहता तो खुद उसके पीछे चला जाता ताकि उसके बारे में सब पता चल सके, लेकिन उसका हॉस्पिटल में जाना ज्यादा जरूरी था, क्योंकि आशुतोष ने उसे पर्सनली डॉक्टर से बात करने के लिए कहा था। रवि ने तुरंत अपने एक भरोसेमंद आदमी जग्गू को उसके पीछे लगा दिया था और वो खुद हॉस्पिटल के अंदर चला गया, जहां वो राजेश शर्मा जी से मिला था। उस वक्त उसे नहीं मालूम था कि जिस लड़की को उसने बाहर जाते देखा वो इन्हीं की बेटी है। हॉस्पिटल में जाकर उसने सबसे पहले डॉक्टर से मिलकर उन्हें आशुतोष का मैसेज दिया था कि ममता शर्मा को किसी तरह की कोई तकलीफ ना होने पाए। उसने वहां काफी देर रुककर
राजेश जी की मदद भी की थी। तब तक जग्गू भी वापस आ गया था। हॉस्पिटल के बाहर ही रवि जग्गू से मिला था। उसने उसे आरोही का पता बताया। उस पते के मुताबिक वो शनाया का घर था, क्योंकि आरोही हॉस्पिटल से सीधा शनाया के घर पहुंची थी। अब उसे किसी तरह से रिस्क नहीं लेना था, इसीलिए वो खुद अगले दिन जल्दी से उस पते पर गया और आरोही पर नजर रखने लगा। रवि आरोही पर नजर रखे हुए था कि जब आरोही और शनाया उसकी स्कूटी से दोबारा हॉस्पिटल की ओर जाने लगे थे, रवि भी उनके पीछे हो लिया था। वो सावधानी से पीछा कर रहा था ताकि उन दोनों को शक ना हो। रवि ये तो समझ चुका था कि उस लड़की का अपना कोई इस हॉस्पिटल में एडमिट होगा, तभी तो आज वो फिर से हॉस्पिटल जा रही थी। लेकिन उसका अनुमान ये भी था कि शायद वो कोई कर्मचारी हो, लेकिन इसके चांसेस उसे कम ही लग रहे थे। आरोही और शनाया हॉस्पिटल पहुंचकर अंदर जाने लगी। रवि ने भी अपनी गाड़ी पार्क की और उसके पीछे हो लिया। उसने आरोही और शनाया को आईसीयू में जाते हुए देखा था। रवि ने भी सोचा कि ये मौका अच्छा है। वो मिसेस शर्मा के हालचाल पूछने के बहाने अंदर जा सकता है, जहां से वो आरोही पर नजर रख सकेगा और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा पता कर पाएगा। लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, उसने देखा आरोही और शनाया दोनों मिसेस शर्मा से मिलने आई है। उसे ये सब देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। रवि समझ चुका था आरोही का मिसेस शर्मा और मिस्टर राजेश शर्मा से कोई रिलेशन है। उसने हॉस्पिटल से कुछ जानकारी निकाली, जहां उसे वही नर्स मिली जिसने आरोही को पिछले दिन समझाया था कि अपनी मॉम के सामने रोए नहीं। उस नर्स से बात करके रवि को पता चला कि आरोही राजेश जी की बेटी है। जिस लड़की को ढूंढने के लिए आशुतोष ने उसे कहा था, उसे मिल चुकी थी। और ये सब बिना देर किए आशुतोष को बताना उसके लिए बहुत जरूरी था। वो बिना देर किए ऑफिस पहुंचा, पूरी कहानी आशुतोष और समीर के सामने बता दी। समीर पूरी डिटेल सुनने के बाद अभी भी शॉक था। उसने रवि को बाहर भेज दिया और फिर आशुतोष की तरफ देखा। क्या ये सब सच हो सकता है? ये तो बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। मुझे नहीं लगता कि तुम आगे कुछ करोगे आशु, लेकिन अगर ये सब सही है और वो लड़की राजेश जी की बेटी है, तो फिर कोई भी कदम सोच समझ के उठाना होगा। समीर ने कुछ देर रुककर आशुतोष के चेहरे की तरफ देखा। उसके चेहरे के भावों से कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस इतना ही जान पाया कि आशुतोष अभी भी कुछ सोच रहा था। उसने दोबारा कहा, वो हमारे सबसे भरोसेमंद एम्प्लॉय की बेटी है। राजेश जी इस कंपनी की शुरुआत से हमारे साथ है। उन्होंने आपके पिता के साथ काम किया है और उनके एक्सीडेंट के वक्त भी वो आपके पिता के लिए फिक्रमंद रहे थे हमेशा। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि तुम उस लड़की को कोई भी नुकसान ना पहुंचाओ। राजेश जी के विश्वास को मत तोड़ो। मेरे ख्याल से तुम्हें वो सब भूल जाना चाहिए। और जब उसे भी पता चलेगा कि उस दिन जिस पर हाथ उठाया था वो उसी के पिता के बॉस है, तो उसे भी पछतावा होगा। ये मामला आसानी से निपट सकता है। समीर अपनी बात पूरी कर चुका था। अब बस यही देखना था आशुतोष इन सब पर क्या कहेगा। आशुतोष बैठे हुए सोचता रहा और फिर अचानक से कहा, समीर, तुम ठीक कहते हो। वो हमारे सबसे पुराने और भरोसेमंद एम्प्लॉय हैं और जब तक हम जानते नहीं थे कि वो लड़की उनकी बेटी है, तब तक सब आसान था। अब जबकि हमें पता है कि वो लड़की उनकी बेटी है, तो कुछ भी करना आसान नहीं है। समीर समझ नहीं पा रहा था कि आशुतोष आखिर कहना क्या चाहता है। क्या वो सच में उसे माफ कर देने वाला था या फिर वो कुछ और ही सोच रहा था। तुमने सही कहा समीर, हम राजेश जी की बेटी के साथ कुछ नहीं कर सकते। आशुतोष ने दोबारा कुछ सोचते हुए वही बात कही जो अभी अभी समीर कह रहा था। समीर उसकी तरफ देखे जा रहा था। आशुतोष कुछ पल के लिए शांत बैठा था और फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान तैर जाती है और उसकी इस मुस्कान का मतलब कुछ और ही था जो कि सिर्फ समीर ही समझ सकता था। जिंदगी बदल देने वाला था।